आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी मैं बोला ही नहीं कुछ, अब बोला हूँ। सर मुझे अब समझ गया। अब ठीक है। यस सर। हाँ हाँ। तो बेटा मैंने एक फंक्शन बनाया F2। देखो एक क्लास याद है एरे लिस्ट? बेटा क्लास याद है एरे लिस्ट या भूल गए? सर याद है सर। एरे लिस्ट याद है ना? यस सर। सर। और एक कॉन्सेप्ट याद करो, सब क्लास का रेफरेंस हम सुपर को असाइन कर सकते हैं, यस यस सर। सर, यस सर, है ना? यस तो सर। हमारे पास जो एरे लिस्ट की सुपर क्लास होती है ना, वो होती है लिस्ट। तो यदि आप ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो वैलिड है। अब बहुत ध्यान से सुनना यहां पे, इसने इसको रेड मार्क कर रखा है, क्यों? मुझे ऊपर ना इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट कलेक्शंस को, जो फिलहाल मैंने नहीं किया हुआ। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस लिखूंगा चल जाएगा। तो वो काम ना आप इससे भी करा सकते हो। विजुअल स्टूडियो 2019 में बहुत सारी फीचर्स हैं, कहीं भी राइट क्लिक करो, देखो मैसेज आ गया आपका यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसी में हम लोग ऑप्शंस अपना सेट कर सकते हैं। देखो मैं करने जा रहा हूं, माउस पॉइंटर लेके गए, शो पोटेंशियल फिक्सेस, अभी जरा कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन। ये देखो ये आ गया, कहता है जी या तो जनरेट कर लो एक क्लास लिस्ट नाम से, ठीक है ना? ये देखो ऑप्शंस दिए हुए इसने सारे, कहता है नई टाइप बना लो, नेस्टेड क्लास बना लो, आई लिस्ट में ले लो, लिस्ट बॉक्स ले लो, लिस्ट व्यू ले लो। ये जितनी अपनी अकल से दे सकता था उतने ऑप्शन ये दे रहा है, ठीक है ना? अब हमें तो पता है कि हमारा तो काम दूसरा है, तो उस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो सजेशन बता रहा है कि जी लिस्ट को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो बताओ आप इसे क्या लिखना चाह रहे हो, है ना? मैं ऊपर गया, सिस्टम डॉट कलेक्शंस लिख दिया मैंने। नीचे देखो इसने क्या कहा, एरे लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व, लिस्ट की अभी भी रह गई। कहता जी ये लिस्ट कौन सी यूज कर रहे हो? तो बेटा ये लिस्ट होती है जेनरिक में, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक की लिस्ट है ये, तो ये उसकी लिस्ट में यूज कर रहा हूं। देखो ये रही क्लास, कहता है जी ये वाली यूज कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता है तो यदि इसी को यूज कर रहे हो तो जेनरिक बताओ। अब ये जेनरिक क्या है वो सुन लो क्या है, बहुत आसानी से समझाता हूं। पहले मैं एरे लिस्ट लिखता हूं, बेटा एरे लिस्ट में डेटा डालोगे, ए डॉट एड फंक्शन है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। अब इसमें से एलिमेंट उठाओ, पहले नंबर पे जो एलिमेंट है, तो याद कीजिए ऑब्जेक्ट देता है। तो मैंने तो इंटीजर डाला था, मैं उसे इंटीजर को असाइन करना चाह रहा हूं। देखो एरर आ गई, इसने कहा जी ये आप 32 बिट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को इंटीजर में, तो मुझे इसे लेना क्या क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तब ये सही है, ठीक है ना? अब पूरी बात ध्यान से सुनना, इस एरे लिस्ट में आप इंटीजर डालो, डबल डालो, स्ट्रिंग डालो, कुछ भी डालो जो आपका मन करे। अब आप कहेंगे सर मैं यदि कुछ खास डालना चाहूं तो, हाँ वही खास बात है बेटा, यदि आप इसको ऐसे लिखोगे तो यही है। अब आप इसको लिखो ऐसे, ध्यान देना, लिस्ट स्ट्रिंग lst इक्वल टू न्यू लिस्ट। इसका मतलब सुनो क्या है, ये भी एरे लिस्ट की तरह ही है, जैसे मैंने lst वेरिएबल यहां पे ये ऊपर एरे लिस्ट का ए लिया था बेटा, बस फर्क ये है कि ये जो वेरिएबल मैंने lst लिया है ये केवल स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा लेगा, मैं इसमें भी इंटीजर नहीं डाल सकता। फंक्शन वही है सेम बिल्कुल, मैंने इसमें डाला हेलो, ये कोई एरर नहीं देगा। मैंने इसमें डाला इंटीजर,
देखो एरर आ गई। ये कहता है जी मैं तो स्ट्रिंग नहीं लूंगा, इंटीजर ही लूंगा, मुझे तो इंटीजर दो। तो जो जनरल कलेक्शन है बेटा, उसमें डेटा डाला जाता है ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट का मतलब तो हुआ कुछ भी डाल लो जो आपका मन करे। तो आप चाहे इंटीजर डाल लो, आप चाहे डबल डाल लो, आप स्ट्रिंग डाल लो। तो जब उठाओगे तो भैया क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, वो उसे इंटीजर क्यों कहेगा, वो तो उसे ऑब्जेक्ट कहेगा। कलेक्शन में से याद करो, जब भी हम मेंबर एक्सेस करते थे ना, हम कहते थे ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट टाइप का मिलेगा। पर यहां मुझे बेनिफिट क्या मिला, यहां यदि मैंने एंगल ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया स्ट्रिंग, तो ये बन गया जेनरिक। इसे बोलते हैं जेनरिक टाइप। तो जेनरिक टाइप जो होती है वो स्पेसिफिक डेटा लेती है जो आपने मेंशन कर दिया। आप यहां पे लिख दो इंटीजर, तो ये इंटीजर लेगा। आप यहां पे लिख दो एम्प्लॉय, तो ये केवल एम्प्लॉय टाइप का ही डेटा लेगा, किसी और टाइप का डेटा ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैंने स्ट्रिंग लिखा है, तो मैं यदि स्ट्रिंग डालूंगा तो लेगा। 23 इंटीजर है, एरर दे रहा है। देखो स्ट्रिंग डाल रहा हूं, कोई एरर नहीं है। अब मैंने डबल कोट्स में डाला है, डबल कोट्स का मतलब ही स्ट्रिंग है, आपको पता ही है। तो इसने कोई एरर नहीं दी। अब जब आप डेटा उठाएंगे बेटा, तो भी आपको स्ट्रिंग मिलेगा, ऑब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। ये लीजिए, डायरेक्ट डेटा मुझे स्ट्रिंग मिल गया। अब बताओ ये सिंटैक्स समझ में आया या नहीं? हाँ जी सर। बेटा, कुछ आना तो बोलो। सर। क्लियर है ये केस? यस सर। सर क्लियर है। मतलब एरे लिस्ट में जब आप लेते थे तो वहां लिया जाता था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप यदि एंगल ब्रैकेट में ना अपनी मर्जी से कोई भी डेटा टाइप लिख दो। तो जो डेटा टाइप लोगे, कोई सी भी ले दो, वो उसी टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करेगा जब आप ऐड करेंगे। और जब आप रिट्रीव करेंगे तो वैसा ही डेटा मिलेगा। तो हमें ना टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब बात क्लियर हो गई? कुछ हाँ ना बोल दिया करो। नेक्स्ट लेते हैं। यस सर। एक फंक्शन बनाया मैंने F3। देखो यहां हमें एक डेटा टाइप दी गई है वेर। वेर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। ये आ गया। अब ना इंटीजर, ना लॉन्ग, ना फ्लोट, ना डबल, कुछ नहीं। तो यहां पे वेरिएबल्स हो गए 3 मेरे पास, एक्स वाई जेड। अब इनको वैल्यू असाइन करो। ध्यान देना एक एक लाइन पे। इसने कहा जी इस तरीके से आप नहीं लेंगे। कहता है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वेर के साथ डिक्लेयर करना है, तो हाथ के हाथ वैल्यू बताओ। तो वेर यहां पे हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं है, केवल एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड है। वेर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। तो यदि आपको कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप वेर से डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये डेटा टाइप नहीं है तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता वेर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग S1 S2 S3 एम्प्लॉय E1 E2 E3 इंटीजर एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसे वैल्यू हाथ के हाथ असाइन करनी पड़ेगी। करते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना। अब सर ये देखो वैलिड डेटा टाइप है क्या? बेटा, डेटा टाइप नहीं है, कॉन्सेप्ट सुनो। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यदि ये डेटा टाइप होती तो मैं इस टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता। जैसे आप इंट एबीसी लिखते हैं, वैसे वेर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड नहीं लिख सकते। ये आपका एक शॉर्टकट नोटेशन है। अब ये शॉर्टकट नोटेशन अभी समझ में आएगा। देखो अब हमने लिखा वेर एक्स इक्वल टू 23, तो इसका मीनिंग समझो। पहले हमने एक्स एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल वेर मतलब वेरिएबल को सिंपल, और इसमें क्या डाल दिया, जेड में क्या डाल दिया, हेलो। अब मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, एक बात
हेलो। हेलो। हो गया। सर कहाँ गए? सर का फोन आ गया होगा। हाँ जी, आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है सर। आ रही है। तो देखो, मैंने m वेरिएबल लिया, मैंने लिखा x इंटू 100, प्रोग्राम को कंपाइल किया। ये बेटा प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया, मुझे बस कंपाइल करना था, आउटपुट हेलो। इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है ना? सर सर इसमें एरर नहीं आएगी सर? बेटा वही चीजें तो सब समझानी है। सर क्योंकि सर हम इंटीजर वैल्यू को सर हम स्ट्रिंग से वो कर रहे हैं ना किससे? सर। उसमें x में सर हम 23 डाला है मैंने। एक्स में सर 23 है और सर है। अच्छा सर ठीक है सर ठीक। चलो ये आउटपुट आ गया, आउटपुट से मुझे मतलब नहीं है, यस सर ठीक है। केवल कंपाइल करना था। अब हमने एक वेरिएबल लिया डबल, m1 इक्वल टू वाई इंटू समथिंग, और एक वेरिएबल अब मैं ले रहा हूं बेटा स्ट्रिंग टाइप का, यहां मैंने कहा जेड डॉट, देखो टू लोअर, टू एरे, टू कैर एरे, टू अपर, ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। यस सर। तो ये फंक्शंस मेरे प्रॉपरली चल रहे हैं। ये बता रहा है कि जेड स्ट्रिंग है, वाई डबल है, और जो एक्स है वो इंटीजर है, और आप इन्हें इनकी डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अब एक दूसरी डेटा टाइप लेते हैं हम, डायनामिक। मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इसने बिल्कुल उसी तरीके से एरर दी क्या जो पहले वेर एक्स वाई जेड लिखने पे दे रहा था? नो सर। नहीं दे रहा। अब ये कोई एरर नहीं दे सर। रहा, है ना? अब मैंने x1 इक्वल टू सेम 23 लिखा, x2 इक्वल टू 23.67 लिखा, x3 इक्वल टू हेलो लिख दिया। मैंने फिर वही तरीका फॉलो किया, इंटीजर n1, n1 इज इक्वल टू x1 इंटू 100, फिर मैंने डबल वेरिएबल लिया एक, n2 इक्वल टू x2 इंटू समथिंग, और एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया x3 डॉट, और जब मैंने यहाँ पे x3 के साथ में डॉट लगाया तो ये कोई हेल्प ही देने को तैयार नहीं है, आप देख सकते हो। यस वहां सर। जब मैं ऊपर स्ट्रिंग के साथ में डॉट लगा रहा था तो वो हेल्प दे रहा था। मैंने इसको कहा टू अपर केस, ठीक है? मैंने कहा इसने कोई हेल्प नहीं दी थी, ये ध्यान रखना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा इससे डॉट टू अपर, इसने मुझे कोई हिंट नहीं दी थी। मैंने फिर से प्रोग्राम कंपाइल किया, आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आई है इसमें भी, ठीक है ना? प्रॉपर चल रहा है, मतलब सिंटेक्स एरर की बात हो रही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो यहां पर जो वेर कीवर्ड है, जब आप उसे यूज करेंगे बेटा, तो उसके साथ में केवल एक बार में एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसको वैल्यू दोगे, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसे वैल्यू दोगे, तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसे वैल्यू दोगे। और जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तो उन वैल्यूज के हिसाब से उनकी डेटा टाइप का आइडिया लगाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने जेड को स्ट्रिंग कहा तो उसने टू अपर की हिंट दी, पर वाई के साथ में यदि मैं लिखता हूं, देखना डॉट, तो वहां टू अपर फंक्शन नहीं है, टू लोअर फंक्शन नहीं है, डॉट लगा के कोई ऐसी हेल्प नहीं आ रही। तो वेयर में क्या होता है, जो वैल्यू आप असाइन करते हैं वो उसे उसी टाइप की डेटा टाइप समझता है जैसी वैल्यू आपने असाइन करी, और उसे उसी की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन यदि आप डायनामिक यूज करते हैं वहां ऐसा नहीं होता। डायनामिक सिंपल एक वेरिएबल डेटा टाइप है। मैं जनरल बात बताता हूं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या डेटा टाइप लूं, डायनामिक ले लेना, ठीक है अच्छा ना, सर, या ठीक है वेयर सर। ले लेना। लेकिन वेयर में डायनामिक में फर्क सुनो फिर से मेरा। वेयर को जो वैल्यू असाइन करोगे, आपका वेयर वेरिएबल उसी की तरह काम करने लगेगा। एक मिनट रुको, एक केस और ले देखो। अभी मैंने याद होगा स्टूडेंट क्लास बनाई थी एक, यस सर। यहां नीचे फिर से देखना, वेयर E1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, E1 डॉट लिखो, देखो रोल नंबर और नेम की हिंट दे रहा है ये। यस सर। वेयर वेरिएबल को जैसा असाइन करोगे वो अपने आप को उसी में ढाल लेता है। E1 को मैंने स्टूडेंट असाइन करा तो E1 ने मान लिया जी मैं तो स्टूडेंट हूं, तो यदि मैं E1 डॉट लगाऊंगा तो वो नेम की भी हिंट देगा मुझे, रोल नंबर की भी हिंट देगा, दोनों हिंट दे रहा है, रोल नंबर भी नेम भी। अब आप डायनामिक लो, E2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मैंने उसी तरीके से बनाया, E2 डॉट लिखो, ना रोल नंबर की हेल्प आ रही बेटा, ना नेम की हेल्प आ रही। यस सर। तो यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक डायनामिक टाइप का वेरिएबल है, बताओ उसकी डेटा टाइप क्या है, तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता। यस सर। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप कहेंगे सर हमें नहीं पता। तो आपको ये पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली किस टाइप का है, फिर उसे उस तरीके से यूज कर लो। पर जो वेर डेटा टाइप होती है उसमें ऐसा नहीं है, उसे तो जो आपने असाइन करा वो उसी की तरह काम करने लगता है। वो कहता है जी मुझे तो जो असाइन करोगे मैं तो उसकी तरह ढल जाऊंगा, मुझे आप इंटीजर असाइन करो मैं इंटीजर की तरह ढल जाऊंगा, मुझे इंटीजर की तरह यूज कर लेना, मुझे आप डबल असाइन करो मैं डबल की तरह ढल जाऊंगा, आप मुझे डबल की तरह यूज कर लेना, मुझे आप स्टूडेंट असाइन कर दो तो मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा, मुझे स्टूडेंट की तरह यूज कर लेना। तो ये उसी में ढल जाता है, जबकि डायनामिक के साथ ऐसा नहीं होता। डायनामिक सिंपल एक वेरिएबल्स हैं कि आपको कुछ नहीं पता कि भाई क्या डेटा टाइप लें, तो आपने लेके इसे यूज कर लिया, पर ये ढलता नहीं है। ये तो कहता है जी यदि मैं जैसा आप यूज कर रहे हो वैसा है तो कर लूंगा, नहीं है तो एरर दे दूंगा। इसकी तो ये कहानी है। मैंने कहा E2 डॉट नेम इक्वल टू, ऐसी मैंने हैश वैसी लगा दिया, हैश का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अब यदि E2 के अंदर नेम है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिया बेटा, तो ये चल जाएगा, नहीं है तो एरर दे देगा। इसकी तो बात ये है, कहता नहीं मैं आपको बताऊंगा नहीं मैं कौन हूं, आपको ही पता करना पड़ेगा मैं कौन हूं, पर वेयर हमें ये बता देता है कि वो कौन है। अब बताओ वेयर और डायनामिक का डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लेते हैं अब। सर टेम्प और बताने के लिए कहा था सर ने। यस आते सर, हैं टेम बेटा वेरिएबल। एक करके, पहले डेटा टाइप वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके सर। ये देखो, पहले जरा पढ़ लो क्या लिखा है, फिर मैं बताऊंगा क्या है। पढ़ लिया सिंपल? जी सर, क्वेरी जैसा लगा। यस सर। पता नहीं कुछ समझ में कुछ नहीं भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं है, वो मैं सब समझा लूंगा अपने आप। एक क्लास बनाई बेटा एम्प्लॉयज के नाम से, सर आपकी स्क्रीन रुक गई है सर। हाँ वो स्क्रीन मैंने दूसरी ले ली, रुको, अब ठीक है। यस सर। क्लास ले ली मैंने एम्प्लॉयज,
पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय आईडी सेट गेट, अभी शॉर्टकट बताए थे आपको। पब्लिक स्ट्रिंग नेम एंड सैलरी, बस केवल 3 चीजें। नहीं, पोस्ट भी लेना पड़ेगा हमें प्रॉपर एग्जांपल समझने के लिए। सैलरी इज इंटीजर। ये आ गया। तो यहां पर मैंने ये एक एम्प्लॉयज नाम की क्लास बनाई है, इसमें लिया आईडी नेम सैलरी पोस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हिमांशु वॉइस नहीं आ रही? आ रही है सर, अब आ रही है। अब मैं इस एम्प्लॉयज क्लास के जो आईडी नेम सैलरी पोस्ट लिया है, इनकी कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं बेटा। सर इतनी कह रही हो से नहीं आ रही कोई। अब मैं तो एक ही हूँ भाई, सबके लिए अलग अलग थोड़ी बोल रहा हूँ। ओके सर। नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने दोबारा लीव करके ज्वाइन किया तो सब क्लियर हो गया। सर ये कौन है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो रही है सर, अटक आ रही है सर आवाज। अब यहां हमने फंक्शन बनाया एक F4, इसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज बनाए हैं। शॉर्टकट तरीका यूज कर रहा हूं जो भी आपको बताया था। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सिमिलरली अदर्स, नेम ले लिए हमने इन सबके। सैलरी डिफरेंट डिफरेंट है। पोस्ट भी डिफरेंट है। पोस्ट लिए मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ। एक बनाया कलेक्शन, जिसमें मैं डेटा ले लूंगा एम्प्लॉयज टाइप का। LST में ऐड कर दीजिए एम्प्लॉयज। जेनरिक किया है मैंने, ये एम्प्लॉयज ही लेगा, एम्प्लॉयज ही देगा। अब मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मेरे पास एम्प्लॉयज के लिए कोई डेटाबेस की टेबल है? नो नो सर। सर।
नहीं, मेरे पास कोई डेटाबेस की टेबल नहीं है, मेरे पास तो सिंपल ये एक लिस्ट है सर जिसमें साउंड की बहुत प्रॉब्लम आ रही वॉइस है। पड़े हुए हैं। ये बेटा वॉइस किसकी आ रही है? तुषार का माइक खुला हुआ है सर। सर तुषार का माइक खुला है। तुषार की। मैं बंद कर देता हूँ सबके माइक। तो बेटा यहाँ पर मैंने एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये कोई डेटाबेस की टेबल नहीं है। अब ये एज्यूम करो आप कि ये डेटाबेस में टेबल है, केवल एज्यूम कर लो। तो मुझे जरा बताओ आंसर, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर डेटा आपके सामने है। क्वेरी मेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर पोस्ट इक्वल टू स्टाफ। तो जरा उस एम्प्लॉय का नाम बताना। रजत 6। रजत 6, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने फिर से क्वेरी चेंज करी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर पोस्ट इक्वल टू मैनेजर। नाम बताओ। रजत 1, रजत 3, रजत 5। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको ये सब पता है, एसक्यूएल की क्वेरीज आप लगा सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं बेटा कि मैं एसक्यूएल की क्वेरी इस पे लगा लूं, पर मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे पास डेटाबेस तो है नहीं, तो मैं इस पे एसक्यूएल की क्वेरी कैसे लगा लूंगा? तो यहां हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी का। इसे हम बोलते हैं LINQ, LINQ, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी कहती है कि यदि आपके पास डेटा का कोई कलेक्शन है, जैसे कि ये लिस्ट या आपकी डेटा टेबल, डेटाबेस की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं डेटा टेबल की, जो डेटा सेट में बनाते थे, ओके सर। तो आप उसमें क्वेरीज लगा सकते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इनमें जो क्वेरीज लगती हैं वो क्वेरी देखो कैसे लिखी जाती हैं, ध्यान दो। एक एक लाइन समझना, ये जो मैंने लिखा फ्रॉम ओ इन ऑर्डर्स। हमारे पास एक कलेक्शन है जिसका नाम है ऑर्डर्स, तो हमने उसमें से हर एक एंटिटी को नाम दिया ओ, यानी ऑर्डर्स टेबल है, तो मान लो टेबल के अंदर 6 एंट्री पड़ी हैं, तो उसमें से हर एक एंट्री एक एक करके रीड की जाएगी, तो हम उसे क्या नाम दे रहे हैं? ओ। तो मुझे इसमें से डेटा सेलेक्ट करना है। क्या कंडीशन? जहां पे उस ऑर्डर की कस्टमर आईडी 84 हो। सिंगल इक्वल नहीं लग रहा, डबल इक्वल लग रहा है, सी शार्प की बात हो रही है बेटा। यस सर। और आपको क्या चाहिए? उस ऑर्डर का नाम चाहिए। जरा देखो मैं क्वेरी लिख रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे फ्रॉम ई इन LST, बिल्कुल इसी तरीके से लिख रहा हूं बेटा, जैसे देखो मैंने आपको दिखाया। मैं बार बार इसीलिए इसके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रॉम ओ इन ऑर्डर्स वेयर दिस चाहिए क्या? फ्रॉम ई इन LST वेयर ई डॉट पोस्ट इक्वल टू स्टाफ, जहां पे इस एम्प्लॉय की पोस्ट क्या हो? स्टाफ हो। और नेक्स्ट फील्ड देखो क्या है, चाहिए क्या? जो चाहिए वो सेलेक्ट में लिखेंगे। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करो? एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करो। ये आ गई मेरी क्वेरी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये हमने लिखी है बेटा क्वेरी, इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। अब एक बात बताओ, इस क्वेरी को लिखोगे तो इसका कोई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। आएगा। ठीक बात है। एक एंट्री आएंगी, 4 आएंगी? सर एक भी आ एक सकती है, एंड 4 भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। एक भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। एग्जैक्टली हमें पता में है? होंगे। नहीं पता ना? नहीं पता क्या सर। सर? तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे। अब बताओ मैंने वेयर क्यों लिया?
क्योंकि हमें इसका टाइप नहीं पता क्या है। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हमें अपने आप टाइप बताएगा। यदि सिंगल एंट्री है तो ये सिंगल एंट्री की तरह काम करेगा, और मल्टीपल एंट्रीज आई तो ये मल्टीपल एंट्रीज की तरह काम करेगा, है ना। वैसे इस समय मैंने क्वेरी ऐसी लिखी है जिसमें मल्टीपल एंट्रीज के चांसेस हैं, तो ये जो Yes, sir. आरईएस है आपका, ये अपने आप एरे की तरह काम करेगा, अपने आप ही। और वो एरे किसका है? एम्प्लॉइज का। वो एरे है एम्प्लॉइज का। अब यहाँ पे मैंने लगाया फॉर ईच लूप। अच्छा सॉरी, स्ट्रिंग नेम आएंगे बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे वेर लेना इसलिए पसंद किया क्योंकि ये जिस टाइप का डेटा है वैसा ही मुझे दे देगा। अब ये नाम मैंने प्रिंट करा लिए, ये कोड मैंने किस फंक्शन में लिखा है? फंक्शन F4, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैंने ये ऊपर कंस्ट्रक्टर में कॉल कर डाला। बटन बटन में कुछ नहीं लगाना बेटा, भले ये विंडो फॉर्म है ना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोग्राम रन किया, और आउटपुट विंडो पे हमारा आउटपुट आ गया होगा बेटा। तो नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, और देखो यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है नीचे की तरफ एक जगह। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं, रिजल्ट कहाँ भगा दिए इसने। क्या हुआ भाई, फंक्शन क्यों नहीं कॉल कर रहा हमारे? चलो ऐसे चलाते हैं। देखो पहला नाम रजत 6 दिख रहा है बेटा ये। Yes, sir. ओके पे क्लिक करा, बस एक ही आउटपुट आया मेरा। मैंने क्वेरी चेंज कर दी, मैंने इस बार लिखा वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 22,000। 20,000 कर देते हैं, 2 एम्प्लॉय मिलेंगे हमें। 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, एक रजत 4 एक रजत 5। प्रोग्राम मैंने रन किया फिर से,
देखो पहला आंसर रजत 4, ओके पे क्लिक करो। अगला आंसर क्या है? रजत 5, ओके पे क्लिक करो, एंट्री खत्म। अब ये बताओ क्या ये एसक्यूएल की क्वेरीज की तरह काम नहीं कर रहा? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ या ना? यस जी सर। सर। डेटाबेस तो है नहीं मेरे पास, तो ये क्वेरी होती है बेटा, ये कब लगाएंगे? सुनो पहले कंडीशन सुनो। जब मेरे पास ना कलेक्शन होगा। कलेक्शन किसे कहते हैं? कलेक्शन उसे कहते हैं जिसमें सेम टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिस्ट के अंदर सारे क्या डाल डाले, एम्प्लॉयज डाल दिए सारे। अब उस कलेक्शन में मुझे एसक्यूएल की क्वेरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए तो कितना अच्छा हो, पर एसक्यूएल तो एसक्यूएल में चलता है। तो इन्होंने जो यहाँ पे हमें क्वेरी दी उसे हम कहते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। अब ये जो इस समय आंसर आया, ये मैंने ध्यान सुनना पूरी बात मेरी, यहां मैंने लिखा था मुझे बस ई डॉट नेम चाहिए। तो जो आरईएस की डेटा टाइप है वो है इस समय स्ट्रिंग एरे। ध्यान देना मेरी बात पे, यस सर। मैंने इसको करा कमेंट। क्वेरी मेरी चेंज हो गई है इस बार। मैंने कहा फ्रॉम ई इन एलएसटी, एलएसटी यानी लिस्ट मेरी, जहां पे ई डॉट सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 20,000। क्या सेलेक्ट करो? अब मुझे दो चीज चाहिए, मुझे केवल नेम नहीं चाहिए, मुझे नेम भी चाहिए और उसकी सैलरी भी चाहिए। अब मुझे बताना बेटा आरईएस की डेटा टाइप क्या होगी? डायनामिक। है जी? डायनामिक सर। डायनामिक कोई डेटा टाइप थोड़ी है, वो तो छोड़। वैसे आरईएस को क्या कहोगे? कितनी वैल्यू आएंगी आरईएस में? अब सर दो आएंगे सर एक तो साथ। आएंगे बिल्कुल ठीक बात है। क्या क्या? सर नेम नेम और और से सैलरी। हाँ, नेम और सैलरी, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। यस सर। क्या किसी एक वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर की जा सकती है? नहीं। नहीं की जा नो सर। सकती, नो सर। है ना? और क्या यस एक सर। क्लास के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हो सकती है? हो सकती है। हाँ सर। हो सकती है, 50 भी हो सकती है, यस सर। है ना? तो यस आप सर। ये मान लो हमने वर्चुअली एक क्लास बना दी जिसमें हमारे पास नेम और सैलरी दो मेंबर हैं। तो क्यों ना ये हमें उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट दे दे, तो काम हो जाएगा या नहीं? यस सर। जी सर। है ना? तो यहाँ पे ये लिख दो, ऐसे लिख दो इसको। न्यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना। यस है सर। ना? तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट बनाओ और यस उसके सर। दो मेंबर ले लो। कौन कौन से? नेम एंड नेम एंड सैलरी। नेम एंड सैलरी। सेलेक्ट करो नेम और सैलरी, तो उनका एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बना दो। तो अब सुनो, ये जो आरईएस है ये अब आपका एक ऐसा एरे हो गया जिस एरे के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है और हर एक के अंदर नेम और सैलरी होगा। यस सर। हर एक के अंदर नेम और सैलरी होगा, ध्यान रखना। सर। तो अब मैं प्रॉब्लम ये है, फॉर ईच लूप के अंदर वेरिएबल की डेटा टाइप क्या लूं? पिछली बार तो मुझे पता था कि मैंने जो है नेम सेलेक्ट कराया, नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया था। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस लेकिन सर। अब मेरी प्रॉब्लम क्या लूं? तो बहुत आसान सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान। देखो क्या लिख रहा हूं, अपने आप समझ जाओगे। क्या ले लिया मैंने? यहाँ भी किस टाइप का वेरिएबल ले लिया? वेरिएबल। वेरी ले लिया। और वेरिएबल का नाम क्या लिया है मैंने? ई। डबल ई। यस यस जरा सर। डबल ई के डॉट लगा के मेंबर्स देखो क्या क्या दिख रहे हैं। नेम नेम दिख रहा सैलरी। है, सैलरी। सैलरी भी सर। दिख रहा है। ये क्या हाँ। बन गया? आपका एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बन गया बेटा, जिसको आपने जो असाइन करा इसने उसी टाइप का डेटा ले लिया। तो हमने इसे नेम और सैलरी का मेंबर बना के ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैंने क्वेरी मैसेज लगाया। सर सर ये इसमें इनम की तरह काम करेगी ना सर? नहीं, इनम तो बेटा वो होता है जिसमें ना फिक्स डेटा होता है। ओके सर। ओके ये सर। क्वेरी हमने लिखी है इसके अंदर भी लिख सकते हैं, फॉर ईच लूप के अंदर। क्या चीज? क्वेरी जो लिखी है ऊपर, एसक्यूएल क्वेरी। बेटा क्वेरी से रिजल्ट आएगा तभी तो लूप लगाओगे। लूप के सर अंदर फॉर। क्वेरी थोड़ी लिखोगे, क्वेरी से रिजल्ट आया तब उस पे लूप लगाया। ओके।
सर आपकी आज आवाज क्लियर नहीं है सर, बार बार कट रही है सर आवाज। बेटा आप में से ना किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। देखो पहली एंट्री आई रजत 4, सैलरी 21,500। दूसरी एंट्री आई रजत 5, सैलरी 24,500। यहां पे ये जो क्वेरीज आप लगा रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, और इनके साथ में वेयर कीवर्ड का एक प्रॉपर तरीके से यूज करना सीखना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखो, जिस टाइप का डेटा आप चाहोगे वैसा मिल जाएगा। यहां मैंने कंडीशंस लगाई ई डॉट सैलरी, मुझे एंड और लगाने हैं, तो आप अपने सी शार्प वाले डबल एम्परसेंड डबल पाइप सिंबल लगाओगे, ए एंड डी नहीं लगा रहे आप। यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिख रहे कोई। जी सर। तो इस टाइप की जो क्वेरीज होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। अब जरा इन सेंटेंस के मीनिंग समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। ओ इन ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू दिस, क्या सेलेक्ट करो, कॉस्ट। यहां पे देखो दो कॉलम सेलेक्ट करे, ये शॉर्टकट नोटेशन मैंने यूज करा था बेटा, ये रहा। यहां पे ये बड़ा नोटेशन दिया हुआ है, ऑर्डर आईडी और कॉस्ट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई कैलकुलेशंस करानी है, यहां कैलकुलेशन हो सकती है। लीजिए मैं करा के दिखा देता हूं हाथ के हाथ। इसी डेटा को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी आपको ये समझ में आएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ई डॉट नेम ई डॉट सैलरी, तीसरा क्या सेलेक्ट करें, मुझे सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है। तो ई डॉट सैलरी। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है सर। सर नहीं, टेक्स्ट हाँ पे बेटा, आईडी दिखा रहा है बस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घबराओ मत। अब आ गई होगी और अब रुकेगी भी नहीं। यस सर। यस सर आ गई। ई डॉट सैलरी, इसमें प्लस करो व्हाट, सैलरी इंटू 0.1, और जो नया आंसर आए उसे कह दो न्यू सैलरी। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। पहला सेलेक्ट करा नाम, दूसरा सेलेक्ट करा सैलरी, तीसरा मैंने कहा ई डॉट सैलरी में प्लस करो सैलरी का 10%, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा। तो जो नया डेटा बने उसे क्या नाम दे दिया मैंने, न्यू सैलरी। न्यू सैलरी। तो हम अपनी मर्जी से किसी कॉलम का नाम दे सकते हैं, यदि कोई कॉलम नहीं है तो अब मेरे पास कॉलम हो गए 3। तो अब मैं यहाँ पे मैंने वेयर कीवर्ड ले रखा है, मैजिकल कीवर्ड था ये, इसने अपने आप ही 3 की हिंट दे देगा मुझे। देखो लिखोगे तो 3 आ गए अपने आप ही, न्यू सैलरी भी आ गया। रन कीजिए। पहला आंसर रजत 4, सैलरी 21,500, और इसका 10% इंक्रीमेंट करोगे तो नई सैलरी होगी 23,650। नेक्स्ट रजत 5, सैलरी है 24,500, 10% का इंक्रीमेंट करोगे तो सैलरी हो जाएगी 26,950। अब ये बात समझ में आई कि कॉलम को नाम कैसे दिया हुआ था, इक्वल टू का मतलब क्या है। जी सर। यस है सर। जी, यस यस सर। सर। यस सर। तो देखो ये कॉन्सेप्ट यही लिखा हुआ था। मैंने खास तौर पे आपके लिए क्वेरीज लिखी हैं। फ्रॉम ओ इन ऑर्डर्स कस्टमर आईडी जिसकी 84 हो, क्या सेलेक्ट करें, ऑर्डर आईडी, कॉस्ट और कॉस्ट विद टैक्स। तो हमने यहाँ 10% का 11% का इंक्रीमेंट कर रखा है। ऐसे ही आप डेटा में मल्टीपल कंडीशन लगाओगे। देखो कंडीशन ये वाली देखो, यहाँ बेटा ए एन डी लग रहा है, डबल एम्परसेंट लग रहा है। डबल एम्परसेंट। अभी बताया ना मैंने, ये एसक्यूएल की क्वेरी थोड़ी, तो सी शार्प है बेटा।
तो सी शार्प में एंड के लिए तो एंड डबल एम्परसेंट ही तो लगाओगे, हाँ या ना? जी सर। सर ठीक है, नीचे देखो, इस पे ध्यान दो, असेंडिंग हमने क्या करा है यहाँ पे, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाई है, तो आप डेटा को अरेंज भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ जरा, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी कैसी है, अच्छी है बेकार है? अच्छी है। बढ़िया है ना? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा ये, लिन क्यू का जो होता है। फिर सर इसमें और एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है? इसमें बेटा इसका और एसक्यूएल का डिफरेंस क्या है सर? कैसी बात कर रहे हो, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं सर पूछ रहे हैं बस। अब तो कर दी, अब क्या करूं बेटा, एसक्यूएल चलती है डेटाबेस में। ओके। और यदि डेटाबेस नहीं है आपके पास, वेरिएबल्स में डेटा है, यहाँ जो मैंने डेटा लिया अभी वो कोई डेटाबेस से थोड़ी लिया, वो नहीं मैंने किस में Yes, लिया, sir. लिस्ट में लिया है ना? या याद है डेटा सेट, भूल गए? जी सर याद है। डेटा सेट में मान लो मेरे पास डेटा टेबल है ना? हाँ, हाँ। डेटा टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, उसमें 1000 एंट्री पड़ी है, तो मुझे 1000 एंट्री में से स्पेसिफिक एंट्री सेलेक्ट करके डिस्प्ले करनी है। तो मुझे वो डेटा कैसे चाहिए, वेरिएबल्स की फॉर्म में चाहिए, तो तब मेरे लिए काम में आएगा, है ना? अब समझ में आ रही है बस? हाँ। तो यहाँ डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हम, तो इन्हें हम बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। अब बताओ, वेयर और डायनामिक समझ में आया? आगे। यस वेयर का तो Yes, देखो sir. यूज भी हो गया अच्छा खासा, हाँ जी। ठीक है ना? और शॉर्टकट नोटेशन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कर्ली ब्रेसेस वाले, आगे। यस सर। ये क्लियर है? प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट नोटेशन जो मैंने यूज किया है, सेट गेट लिख के केवल, यस सर। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। देखो यहाँ कुछ ये लिखा हुआ दिख रहा है हल्का सा, यदि देख Yes, सकते हो sir. तो फॉन्ट तो काफी छोटा है पब्लिक के ऊपर। रेफरेंस 6। सर 6 रेफरेंस लिखा हुआ दिख रहा। हाँ, इसका मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ये आईडी 6 जगह यूज हो रही है। ओके सर। यस याद रहेगा? यस सर। सर। सर पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, जितनी भी इसमें .cs फाइलें हैं, ये आईडी नाम की जो चीज है वो टोटल 6 जगह यूज हो रही है। ऊपर देखो, एम्प्लॉय के ऊपर क्या लिखा, क्लास से ऊपर हल्का सा 14 रेफरेंस। 14 रेफरेंस। प्रोजेक्ट में 14 जगह एम्प्लॉयज लिखा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, यस सर। यहां तक क्लियर है? यस यस चलो अगली बात सुनो बेटा। देखो, आप हैं प्रोग्रामर, आपने डीएलएल्स बनाए और अपने प्रोजेक्ट में उन्हें यूज कर लिया, ठीक है? अब माइक्रोसॉफ्ट ने डीएलएल बनाए तो उसने .NET के अंदर डाल रखे हैं, आपने यूज कर लिए। अब सपोज करो कोई XYZ कंपनी है, उसने .NET के डीएलएल्स बनाए, आप उन्हें यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या पता किसने क्या बनाया, हाँ या ना? यस सर। पहली बात। दूसरी बात, इससे भी आगे बढ़े, हो सकता है उसने जो डीएलएल्स बनाया उसमें कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन करके वो हमारा डेटा चुरा रहा हो, उसने दिखाना रखा हो वो चीज, हम जो उसमें डेटाबेस के लॉगिन पासवर्ड डाल रहे हैं वो पता चला वो उन्हें कहीं भेज रहा है बैकग्राउंड में, है ना? इन सब का एक सॉल्यूशन डिजाइन किया गया। जैसे मोबाइल में आपके पास होता है ना प्ले स्टोर, यस सर। यस सर। जहां से आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे ही विजुअल स्टूडियो में हमें दिया गया है न्यूगेट मैनेजर। नाम पे ध्यान दो, NUGET। तो ये बड़ा आसान सा है। देखो, एक्सटेंशंस पे क्लिक करके मैंने क्लिक करा, मैनेज एक्सटेंशंस, ऊपर मेन्यू में, यहाँ टूल्स है मेरे पास, टूल्स के पे क्लिक कर सकते हैं आप चाहो तो, ज्यादा आसान रहेगा। टूल्स मेन्यू में न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ है पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पे क्लिक करो, पैकेज मैनेजर कंसोल पे। आपको नहीं करना, आपको बस समझा रहा हूं पहले मैं। तो ये नीचे इसका कंसोल खुल गया है ना, इसे खुलने दो तब तक। बेटा उसमें जो डीएलएल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भैया मार्केट में यदि आप चाहते हो कोई दूसरा प्रोग्रामर भी डीएलएल यूज कर सके, मान लो स्पर्श ने और रजत ने अपने अपने डीएलएल्स बनाए, बड़े अच्छे डीएलएल है, बड़े काम के हैं, तो उनसे प्रोग्रामर्स का काम आसान हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि बाकी प्रोग्रामर्स भी उन्हें यूज कर सकें,
तो इन्होंने क्या किया, उन डीएलएल्स को माइक्रोसॉफ्ट को दिया। माइक्रोसॉफ्ट से कहा जी आप इन्हें चेक कर लो और अपने प्ले स्टोर में डाल दो, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, उन्हें न्यूगेट प्ले स्टोर के अंदर ऐड कर दिया। तो अब यदि कोई भी उनकी फीचर के नाम से उसे सर्च करेगा तो वो सब दिखेंगे और फिर वो उन्हें यूज कर सकता है। तो उन्हें इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू तो बेटा ये ऑप्शन है जो खुल गया है इस समय, इसे बोलते हैं मैनेजर कंसोल। कंसोल का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। कंसोल डॉट राइट लाइन याद होगा आपको। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग जो है कमांड लिखेंगे तो उसकी हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं जी आजकल तो जमाना जीयूआई का है, कौन सीएमडी लिखेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टूल्स में जाओ, न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। तो अब ये जीयूआई खुलेगा, इसका खोलने देते हैं जरा। ये आ गया जीयूआई। अब ये बताओ आपको कौन सा पैकेज मैनेजर चाहिए। ये तो दिखा रहा है इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड का मतलब जो इस समय इंस्टॉल्ड है। तो मेरे इस सॉफ्टवेयर में कोई इंस्टॉल नहीं है, तो ब्राउज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए उस समय, कंपलसरी कंडीशन है। तो ये लोड कर रहा है, देखो ये आ गए। और ये जो पहला नाम आया ना न्यूटन सॉफ्ट जेसन, दिख रहा है। यस सर। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। आप भी यूज करोगे इसे। ओके सर। इसके अलावा देखो और भी हैं बहुत सारे, ये अलग अलग काम के अलग अलग हैं। ये एंटिटी फ्रेमवर्क आपका एमवीसी में यूज होगा। जे क्वेरी गूगल ने डेवलप करा है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। आप सिंपल उसे यहाँ पे सर्च पे लिख दो, अपने आप बताएगा। करना क्या है, इस पे करना है क्लिक, फिर अपना प्रोजेक्ट करना है सेलेक्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट में उसका डीएलएल ऐड कर देगा। बस सिंपल इतना। मान लीजिए मुझे ये चाहिए कैसलिक और, सिंपल क्लिक करो, प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। फिलहाल इंस्टॉल नहीं है तो लिखा हुआ रहा है नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो डीएलएल हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर डीएलएल में क्या होती है, क्लासेस। सीधी सी बात है, नेम स्पेस इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो उन क्लासेस को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं और उसमें लिखे हुए फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब ये बताओ, ये न्यूगेट पैकेज मैनेजर समझ में आया क्या है? यस सर। इतनी बताना बेटा क्या है ये। हेलो सर। इतनी से पूछ रहा हूँ। सर एक बात बतानी थी वो, कि सर जब जब हम सर मॉडल लेके सर वो ले रहे हैं ना। इतनी से पूछ रहा हूँ अभी मैं, न्यूगेट क्या होता है। सर वो शायद है नहीं। आप मत जवाब दो, उसी को देने दो। इतनी बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी। ये लो, ये सर तो आपकी कनेक्ट आवाज, करके कहीं चली गई। सर आपकी आवाज सर बीच बीच में कट कट के आ रही है सर, बहुत ज्यादा। हेलो इतनी तो गायब है। हेलो जय, आपको क्या समझ में आया, आप बताओ। सर डीएलएल ऐड करने के लिए न्यूगेट का यूज होता है। कंसोल पे इसको सर्च कर लेते हैं, इससे कोई नहीं, भी कंसोल में भी कर सकते हैं, जीयूआई मोड में भी कर सकते हैं। ये क्यों बनाया गया है? सर जैसे हमारे पास कोई डीएलएल नहीं है तो उसको ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। नहीं, हमें यहाँ से ऐड करने का क्या फायदा। यहाँ से ऐड करने का ये फायदा है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सेफ है, सिक्योर है, और जो कोडिंग उसमें लिखी है वही यूज होगी। एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर का ब्राउजर दिख रहा है? जी सर। हैं? यस सर। यस सर। दिख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने वेबसाइट खोल ली है newget.org। सर इतनी अभी बोल रही थी कि उसको जो है आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, कहता है जी यहां से आप सर्च कर लो, इतने पैकेज डाउनलोड किए जा चुके हैं। फिगर इतनी है, मुझसे तो पढ़ी भी नहीं जा रही, आप ढूंढ लेना। कहता है जी 2,10,233 यूनिक पैकेज हैं हमारे पास।
और हर एक पैकेज के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो अलग अलग वर्जन, कहता है जी इतने वर्जन डल चुके हैं हमारे यहाँ, आप यहाँ सर्च करके उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ सर्च करके दिखाएगा वही वहां दिखाएगा आपका न्यूगेट पैकेज एक्सटेंशन में। कहाँ से खोला था मैंने, फिर से दिखाता हूँ, टूल्स में न्यूगेट पैकेज मैनेजर, कंसोल, कंसोल तो है कमांड प्रॉम्प्ट वाला, और जीयूआई खोलना है तो मैनेज न्यूगेट पैकेज सॉल्यूशन। यस सर। ये है आपका जीयूआई। ब्राउज में इंटरनेट पे सर्च करोगे, इंस्टॉल्ड में वो नाम दिखाएगा जो आपके प्रोग्राम में यानी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड है, जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अपडेट में उसके अपडेट वर्जन दिखाएगा, यदि आपके में कोई पुराना वर्जन है तो इस तरीके से डिटेल दिखाता है यहाँ पे। तो कुछ चीजें समझ में आई होंगी, है ना? यस सर। अब जो आपकी 2 दिन की या 3 दिन की जो भी पीछे की जो प्रॉब्लम क्लास है वो मैं कर लूंगा 10 बजे, उससे रिलेटेड एमबी से रस्सी से रिलेटेड, और जो मैंने समझाना है, जो वहां यूज करना है वो कर लिया है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है जिससे वहां यूज कर सके हम लोग। और थोड़ा सा सीएसएस पढ़ना शुरू कर दो, यस सर। ठीक है? ओके सर। एक बात बताओ, आज फादर्स डे है, अपने फादर को किस किसने विश नहीं किया, जरा नाम बताएं। तो सबने कर अरे दिया। ईमानदारी से बताओ। सॉरी सर, मेरे फादर नो मोर। सर मैंने। बाकी लोग? हाँ जी, सर मैंने नहीं किया। क्यों? सरप्राइज दूंगा। अब जब क्लास खत्म हो जाएगी तब कर देना, सर सरप्राइज ठीक है? दूंगा। सरप्राइज दोगे? यस सर। डेंजरस सरप्राइज मत दे देना, पिताजी को बोले डेंजरस सरप्राइज मिलते हैं। सर तो एक बात बताओ, आपके मम्मी और पापा ने आपको चलना सिखाया था या दौड़ना सिखाया था? चलना। दौड़ना आता है? यस सर। उन्होंने सिखाया था क्या? नहीं। हो सर। तो बेटा ऐसे ही मैं भी आपको चलना ही सिखा सकता हूँ, दौड़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। तो कोशिश करो कि दौड़ना शुरू कर सको, कम से कम स्पीड तो बढ़ाओ अपनी कुछ। ओके सर। अब पर्सनल बात है आपकी और मेरी, अंकित सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? यस सर सर। आपके बराबर नहीं आता। अरे हाँ कैसी सर, बात कर दी? नहीं मतलब सर आपका अच्छा तरीका, आप तरीके से पढ़ाते सर हो। आपका तरीका अलग है, मतलब सर उस पढ़ाने का सर का तरीका थोड़ा सा अलग है। सर अच्छा चलो, वैसे समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ। मतलब सर आप समझाते हो सर समझ आता है सर, जब वो समझाते हैं ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें समझना पड़ता है मतलब। अच्छा अच्छा, एक तो बेटा ऐसा है ना कि मैं चीजें ना पूरी, मतलब कोई भी नई चीज लिखता हूँ तो मैं उसे बताता हूँ बच्चों को कि वो Yes, क्यों sir, yes, लिखी sir. जा रही है, यस सर। ये बात है। अब मैंने आपकी पीछे की जो पॉइंट्स से देखो, मैं सब नोट करता जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। और जहां जहां मुझे लग रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो आज मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश करी है आपको, ठीक है? यस सर। यस सर। तो कल मैं अब इन चीजों को जो है वहां एमवीसी के अंदर आपको करके दिखाऊंगा, ये है। तो ओके सर। उम्मीद है कि आप दौड़ने लगोगे, कोशिश Yes, तो sir. यही है बेटा, इसीलिए मेहनत Yes, कर रहे हैं sir. हम लोग। और सर एक और आप लोगों के ना टेस्ट भी होगा नेक्स्ट संडे, ध्यान रखिएगा, ओके सर। ऑब्जेक्टिव, ओके सर। ठीक ओके है? सर। ओके सर। ओके सर। चलिए कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू Okay, सर। sir. बाय सर।